नमस्कार दोस्तों, मैं एलआर गुर्जर आज फिर आपसे मुलाकात करने के लिए एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमने पहले के जो किए हैं उनसे हटकर होगा। हमने इतिहास पर चर्चा की थी, कल्चर पर भी चर्चा की थी, ज्योग्राफी पर चर्चा की थी। आज मन है कि हम संविधान पर चर्चा करें, क्योंकि पॉलिटिकल भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सबके लिए आता है। इतना ध्यान रखना है। तो एक चीज ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैं आपको बोल चुका, जितना हो कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अनलाइक का बटन भी उसमें दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, वहां भी पैसे नहीं खर्च हो रहे आपके और लाइक में भी नहीं हो रहे। बात ये है। दूसरी बात, संविधान पढ़ाने से पहले 2-3 बात सुन लो गौर से। देखो, संविधान की चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान। संविधान जो शब्द है, इस शब्द के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, उत्पत्ति कैसे हुई थी, पहले किसने दिया था, क्या बात थी। लेकिन अभी इन सब पर बात यह है, संविधान बना, किसी भी देश में कोई चीज बनती है, बनने से पहले एक चीज ध्यान रखना, भारतीय संविधान जैसे बना था वो बना कैसे था, किन परिस्थितियों से निकल करके आज वर्तमान स्वरूप आया है, जिस मोड़ पर आज संविधान पहुंचा है वो हमें देखना है। और ये संविधान आज जिस रूप में लिया है, पहले प्राचीन समय में किन प्रयासों के माध्यम से यहाँ तक आया है, ये देखना है। देखो, इसके लिए हमें पढ़ना होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास। संविधान को बिल्कुल जीरो से समझने के लिए आपको एक टॉपिक ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान जिस स्टेज तक पहुंचा है, कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में करते हैं, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन पॉलिटिकल को जीरो से समझने के लिए, शुरुआत से समझने के लिए, शुरुआत यहां से होती है। अब कुछ अध्यापक कहां से करते हैं, सबका अलग अलग फंडा होता है, अपन शुरुआत यहां से करेंगे। देखो बात क्या है, संवैधानिक इतिहास की मैं बात करूं, दो चीजें हैं। एक जमाने की बात है, कहानी के रूप में बताऊंगा, बड़ा गौर से सुनना, इंटरेस्ट है, बड़ा अच्छी कहानी है, समझ में भी आएगी, आप रुचि लेना। बात है 1591। 1591 में देश का नाम है इंग्लैंड। यहां से कहानी की शुरुआत करता हूं। इंग्लैंड का एक आदमी है, उस आदमी का नाम है रॉल्फ पिच। रॉल्फ पिच। और रॉल्फ पिच नाम का आदमी, जब आदमी फुर्सत में होता है तो भ्रमण पे निकल जाता है, घूमने के लिए। रॉल्फ पिच नाम का आदमी घर से घूमने के लिए निकल जाता है, विश्व भ्रमण पे निकलता है। और ये भाई साहब दुनिया में चक्कर काटता हुआ, घूमता हुआ हिंदुस्तान आ जाता है, भारत में आ जाता है। अब भारत में जब ये आया है, बात कब की, 1591 ईस्वी की। 1591 ईस्वी में आपको पता है भारत पर, दिल्ली पर मुगलों का राज था। और मुगलों का 1591 में देखा जाए तो एक महान शासक जिसकी चर्चा, किस्से, कहानियां, उसका नाम है अकबर। ये शासन कर रहा था। श्रीमान जी, इस रॉल्फ पिच ने अकबर के दरबार में आकर अकबर से मुलाकात की। अकबर का जो व्यवहार था, चरित्र था, इसके साथ जो बर्ताव किया गया, पसंद आया था बंदे को। अब इतना पसंद आ गया कि जब यहां से घूम करके वापिस इंग्लैंड पहुंचा, तो इसने अपने इंग्लैंड में जाकर के एक ही नाम की चर्चा करी, बस, अकबर। इसने जाते कहा था कि दुनिया में शासक बहुत है, लेकिन अकबर जैसा दुनिया में कोई शासक नहीं है। और दुनिया बहुत है, लेकिन जो असली स्वर्ग है, जन्नत है, वो भारत में है, और वहां का ये अच्छा शासक है। तो इंग्लैंड के लोगों ने एक बात सोची कि जब इतना अच्छी प्रशंसा, उसकी इतनी बड़ाई आदमी कर रहा है, जो दुनिया घूमा है, तो कुछ ना कुछ तो उस बंदे में खूबी होगी। तो सभी लोगों की लालसा हो गई थी कि क्यों ना हम भी भारत पहुंचे। बात ये हो गई थी, सबका मन बन गया था कि हमें भी हिंदुस्तान चलना है, अकबर से मुलाकात करनी है, भारत देखना है। तुम्हारी तरह लॉकडाउन का फर्क नहीं पड़ रहा हूं, आने के तैयार हो गए। अब यहां से आने की तैयारी होती है, लोगों की इच्छा तो थी, लेकिन कोई ना कोई माध्यम तो हो जाने का। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा हुई, बात आती है 31 तारीख, महीना दिसंबर का, और सन है 1600। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में यहां एक इंग्लैंड में कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम था EIC। बोले तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछी गई है, आजकल के एग्जाम में थोड़ी कम आती है, लेकिन पिछले जो एग्जाम में आई, एग्जाम को कोई पता नहीं कब कौन सी डेट आ जाए।
31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब कंपनी की स्थापना हुई है, कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, लोगों के साथ में जुड़ाव करना, लोगों से संबंध बनाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बात सोची कि हम यहां से निकलकर चलते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार भी कहां करेंगे? भारत में। अपने देश में कोई कंपनी स्थापित होगी, कंपनी स्थापित होते ही पहला काम ही थोड़े डायरेक्ट इस दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकेंगे। हमने कंपनी स्थापित की है तो अपने देश का जो मुखिया है उससे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। जब यहां से अनुमति मिल जाएगी तो हमें जिस देश में व्यापार करना है, जिस मुल्क में व्यापार करना है, वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। वही काम उनको करना था। उस जमाने में इंग्लैंड की एक महारानी, राजतंत्रात्मक शासन था, एक महारानी थी और उस महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम नाम की महारानी थी। इन सभी लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम महारानी के पास चलते हैं, एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति मांगते हैं कि हम इधर एशियाई देशों में व्यापार करना चाहते हैं, पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहते हैं। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। कौन नहीं चाहेगा? अपने देश की कोई कंपनी विदेश से व्यापार कर रही है, हम नहीं चाहेंगे कि हम आए हो, हमारा नाम चले। इसने अनुमति दी और एलिजाबेथ ने जैसी अनुमति दी है इनको, ये लोगों की मन की मनसा पूरी हो गई। अब इनके सामने समस्या थी कि यहां व्यापार करना है भारत में, और इनको अनुमति एलिजाबेथ ने दी थी अफ्रीका में, भारत में और पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया इन देशों में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। अब इन लोगों को आना तो यही था। अब आने का माध्यम वहां से तो अनुमति मिली है लेकिन यहां से नहीं मिली। अब इनके सामने अनुमति यहां से लेने की समस्या है। इन लोगों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने मिलकर के अपना एक आदमी, अपना एक दूत भारत भेजा था कि तुझे अनुमति लेने के लिए। और हमने सुना है कि भारत का जो शासक है वो अकबर है, और अकबर बहुत अच्छा शासक है, और जाते ही अनुमति मिल जाएगी, उसकी प्रशंसा बहुत सुनी है, तो तू एक काम कर, जाओ। तो इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, बात है 1608 की, और 1608 में एक आदमी भेजा था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस नाम का आदमी आया। विलियम हॉकिंस नाम का एक आदमी आया। तो ये आदमी आया है अनुमति लेने के लिए, व्यापारिक अनुमति लेने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने आदमी भेजा है जिसका नाम है विलियम हॉकिंस। अब बात यह कि आदमी कब आया है? 1608। देखो 1600 में मुगल वंश चल रहा है, आपको पता है मुगल शासकों की कहानी। मुगल वंश की बात करते हैं, भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले आदमी का नाम बाबर था। बाबर के छोरा का नाम हुमायूं। हुमायूं के बाद आयो अकबर, गद्दी पे जो बैठने वाला था। अकबर के बाद गद्दी पर बैठा था कौन? जहांगीर। अभी यहां तक की बात करते हैं, गौर से सुनना। बात 1608 की है। नाम सुना था अकबर का इंग्लैंड के लोगों ने, और अकबर का नाम सुनकर के इंग्लैंड से दौड़े चले आ रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, जाते ही अनुमति मिलेगी। ये विचार करके ये लोग आ चुके हैं। 1608 में सर हॉकिंस आया तो यहाँ की सत्ता बदल चुकी थी। आपको पता है भगवान की कृपा हो गई थी। ये चाचा जी 1605 में भगवान को प्यारे हो गए थे। 1605 में जो आदमी चले वो 1608 में कोई आए तो ये तो मिले हुई ना, अच्छा आदमी जो तो गए। अब यह चाचा को नंबर आओ कौन सा? जहांगीर को। जैसे ही जहांगीर ने गद्दी संभाली, जहांगीर बड़ा तेज बादशाह है। इतिहास की किताबों में से शराबी शासक भी कहा गया है, और शराबी आदमी को तेज बुद्धि वाला भी कहा जाता है। लोग माने ना माने, मैं तो मानता हूं। बात यह है जहांगीर गद्दी पर बैठा है, और कहानी अब है कि विलियम हॉकिंस ने सोचा अकबर से मुलाकात होगी, जाते ही अनुमति मिलेगी। जैसे ही इसने खबर ली है कि अकबर को राम नाम सत्य, आगलो आदमी टाइम से पहुंच लिया। अब गद्दी पे कौन है? जहांगीर। इस आदमी ने इसके पास गया, जाते ही चाचा राम राम, बढ़िया है अच्छा। इससे मुलाकात की। मुलाकात करते इसको बताया मैं इंग्लैंड से आया हूं, हमने एक दुकान लगाई है, दुकान का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। हम चाहे हमारी दुकान का खोका है थारा खेत में धर ले, अनुमति हो तो। ये अनुमति लेने के लिए मैं यहाँ आया। जहांगीर तेज आदमी तो हो, समझ लो एक बार तो, यार दिमाग लगाया जहांगीर ने कि अंग्रेज आदमी तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बाद में हमें ये डस लेंगे, हमें लूट लेंगे। तो इस जहांगीर ने एक बार तो विचार की अनुमति मत दे। लेकिन हमारे देश में कोई भी आदमी हो, कितना भी क्रूर आदमी हो, लेकिन इस आदमी के मन में कहीं ना कहीं जहांगीर के मन में दया आई थी इसके प्रति, और इसने एक काम किया, चल ठीक है इतनी दूर से आया है, इसको कुछ दे देते हैं। जहांगीर ने, इसको बताया जाता है किताबों में ऐसा लिखा है, 400-500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप भेंट की थी। इसने कुछ बातें बताई थी, इससे खुश हो गया था जहांगीर, और जमीन दे दी 500 बीघा।
500 बीघा जमीन मिल गई। 500 बीघा जमीन किसको दे दी? हॉकिंस को। किसके लिए दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये जमीन कहां दी थी? ये गौर की बात है। मान लो ये आप लो, अशो है ना, यो अपना भारत है, ये अपना हिंदुस्तान है। जहांगीर ने इसको 500 बीघा जमीन दी थी इस क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में। जहांगीर ने अनुमति दी थी 400-500 बीघा जमीन को जान दी थी, गुजरात में दी थी। ये गुजरात है। जहांगीर ने गुजरात में क्यों दी थी? दिक्कत ये क्या है, सुनना गौर से। गुजरात में इसलिए दी थी, गुजरात में पहले से, अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाली व्यापार करते थे। यहां एक लोग रहते थे पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। बात ये, अब जहांगीर के मन में एक विचार आया था कि यह आदमी को 500 बीघा जमीन दे दूं, खुश हो जाए वो, या वो फंदे मिट जाए वो, क्योंकि पुर्तगाली व्यापार कर रहा है, जमीन इनको वहां पर दे। तो ये लोग, अंग्रेज मान जाएंगे जमीन हमारी है, पुर्तगाली कहेगा हम व्यापार कर रहा है, ये दोनों आपस में भिड़ेगा, विदेशी दुश्मन ये दोनों भिड़ेगा, अपन को लड़वा की जरूरत है ना, इनमें से एक हारेगो, जो हारेगो वो घर को चल जाएगो, एक रुकेगो वो व्यापार कर लेगो, और एक तो अब भी व्यापार कर ले, अपना कोई नुकसान ना है। दिमाग है ना, दारू का असर है। आगरा आदमी ने बुद्धि लगा के दिया अनुमति, इसको यहाँ अनुमति मिली, ये यहाँ पहुंचे, सर हॉकिंस यहाँ जाता है, पुर्तगालियों से बात करता है, हमें जमीन मिल चुकी है, तुम अपने घर चल जाओ, कौन जाएगा छोड़ के। बताया जाता है अंग्रेजों ने इन पुर्तगालियों से कहा कि तुम जाओ, ये जमीन हमें मिल चुकी है, लेकिन पुर्तगाली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी बात को लेकर 29 नवंबर 1612 को, 29 नवंबर 1612 अंग्रेजी स्रोतों के अनुसार बता रहा हूं, जो डेट बता रहा हूं, 29 नवंबर 1612 को एक स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली का युद्ध, इससे समुद्री युद्ध कहा जाता है। समुद्री युद्ध होता है। अब समुद्री युद्ध में आपको पता है नौसेना लड़ेगी। इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड से नौसेना बुलाई, और इंग्लैंड में एक आदमी था, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था कैप्टन बेस्ट। जो नाम ही कैप्टन बेस्ट है, वो तो काम भी बेस्ट ही हो। ये बेस्ट आयो, लड़ाई एक दिन की हुई पुर्तगाली और अंग्रेजन में, समुद्री युद्ध हुआ 1612 में। भगवान की कृपा हुई, जीत गया, लड्डू बटना तुम्हारे को मत है। अंग्रेज युद्ध को जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत गए, पुर्तगाली 1 2 3 चले गए। जहांगीर ने सोचा ये कांटा कट गए, एक आदमी पहले व्यापार कर रहा था, ये क्या कर रहा है, कौन सा फर्क पड़े, ये विचार करके जहांगीर सहम गया और ये चले गए। अब बात अंग्रेजों की है, अंग्रेज यहाँ व्यापार कर रहे हैं। अंग्रेजों ने पहला जो व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था, इस जगह पे किया था। ये जगह, इसका नाम है सूरत। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत गुजरात में स्थापित किया था। सूरत गुजरात में स्थापित किया था, 1613 में किया था। बात यह का पहला व्यापारिक कारखाना 1613 में स्थापित हुआ है। आपसे पूछा जाए अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1613 में। कहां हुआ था? सूरत गुजरात में हुआ था, पुर्तगालियों को हराने के बाद। अब इसी जगह से थोड़ा थोड़ा व्यापार करने लग गए। इन लोगों ने विचार किया कि हमारा व्यापार कम हो रहा है, अनुमति ज्यादा मिले तो व्यापार बढ़िया हो। और ये विचार कर करके ये लोग थोड़ो खातो आदमी ना मरे, घणो खबरों मर जाए। इनने सोची कि ज्यादा चाहिए, और हर आदमी को ज्यादा चाहिए, कोई कोई कम ना चाहिए, सीधी बात है। इनका मन में विचार है, और इनने क्या करो, यहां से हॉकिंस अपने चला गया। हॉकिंस ने जाकर के यहां से, हॉकिंस ये बेचारा हिंदुस्तान में अपनी सत्ता को जमा करके इंग्लैंड चला गया। जब ये इंग्लैंड गया है तो इंग्लैंड में एक अधिकारी था अंग्रेज, उस आदमी का नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं, गौर से देखना, इस आदमी का नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, आदमी का नाम है सर टॉमस रो। हॉकिंस ने जाते ही सर टॉमस रो से मुलाकात की। टॉमस रो ने कहा है अनुमति ले भेजो, ले आयो का। हॉकिंस ने एक बात की, टॉमस रो से बड़ो निकम्मो आदमी है, दुनिया बिना मतलब पढ़ाई करे, वहां को राजा बढ़िया है, ये बढ़िया है। अब इसका भी कसूर नहीं था, वो मर चुका था, जो अच्छा आदमी था। कुल मिलाकर टॉमस रो ने कहा तेरी पेश नाता है, मुख पत्र तू हल्की बुद्धि को आदमी है, हल्की बुद्धि वाला आदमी, तेरी पाल ना पड़े। अब एक आदमी मेहनत करे, वो खूब करे, वो जब भी उसमें तो कम बुद्धि को आदमी है, तो गुस्सा था वो। हॉकिंस को गुस्सा आया, जो कागजात थे अनुमति के वो खींच के आगे सर में मारा टॉमस रो, हमले डांट, तू भारी बुद्धि को, तू जा, तू अनुमति लिया। इतनी कहकर के टॉमस रो ने प्लान किया। टॉमस रो जहांगीर से भी तेज आदमी है, शेर को सवा शेर में ले जाओ।
टॉमस रो ने विचार किया कि जहांगीर से अनुमति लेनी है तो बातों से तो अनुमति मिलेगी नहीं, हमें अनुमति लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उस आदमी की कमजोरी देखनी पड़ेगी कि उस आदमी की कमजोरी क्या है। वही काम किया टॉमस रो ने, इसके जीवन का चित्रण किया। जहांगीर की जिंदगी में दो कमजोरी नजर आई, एक को नाम तो हो अनारकली और एक को नाम हो नूरजहां। हर आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी ये है, एक को नाम अनारकली और एक को नाम हो नूरजहां। ये दो कमजोरी थी। टॉमस रो ने वहां से बैठे बैठे अध्ययन किया और ये पता लगाया कि जहांगीर की वर्तमान में ये तो कमजोरी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान को प्यारी हो चुकी है। जो धरती पर आए वो कमजोरी ना है, सीधी बात ये है। इस अनारकली के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा सा बता देता हूं, ये टॉपिक यहां का नहीं है। अनारकली अकबर के दरबार में नाचने वाली एक महिला थी, नृत्य करने आती थी। जब ये डांस करती थी, ये चाचा वही रहता था जहांगीर, इसके डांस को देखता था और मन ही मन में मुग्ध हो गया था। और ये आदमी जहांगीर इससे मन ही मन में प्रेम करने लगा। मन ही मन में प्रेम की परिभाषा जान रहा, सामने वाला को पता ही ना 100%। कहानी यो आदमी दुखी है या सुखी है, या सुख है मन ही मन को प्रेम, या सु प्रेम हो। ये प्रेम एक नाचने वाले के साथ था, एक राजकुमार का जो दिल्ली का सुल्तान बने वाला था। अब प्रेम की बात ऐसी पता तो लग रही है, आज पता ना कल लगे वो, कल ना परसों लगे वो। इस बात का पता लग गया इस आदमी को। अकबर के जीते जी कमजोरी खत्म हो चुकी थी पहले। अकबर को जैसे अनारकली का पता लगा, अनारकली का जब पता लगा तो अकबर गुस्सा हुआ। अकबर ने अनारकली को बुलाया। अनारकली को अपने बेटे से तो कुछ कह नहीं सकता, अनारकली को बुलाकर एक बात कही, मैंने सुनी है तुम्हारा जहांगीर से बात करे, तन बात करे। जब कोई आदमी को पूछे वो तू बात करेगा तो हर आदमी को जवाब होगा कौन कह रहे हो, पागल है का, यानी मना कर दिया। अकबर ने तेज गुस्से में बात की, अरे मैं कहता हूं तू बात करती है ना, तो यहाँ एक बार तो बात करी, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के इसने हाँ कर दी। अकबर ने इसको समझाया कि वो होने वाला सुल्तान है, तू उससे बात नहीं करेगी, अगर तूने बात की तो मैं तुझे खत्म करवा दूंगा। अनारकली ने कहा ठीक है। आगली ने बातचीत कर लो, बंद कर दिया। एक दिन भाई साहब चौराहे पे जा रहे से ट्रक चला रहे हो, बड़े लकड़ी का वो चला रहा है, घूमते घूमते ये आदमी की मिली बात करना करे, फोन लाया तो 3-4 दिन होगा। अब मैं सोचे फोन कहाँ हो, बात सुन ली उससे, फोन लाया, खबर ली। अनारकली ने कहा कि अपने पिताजी से बात करो, उसने मुझे धमकी दी। जहांगीर ने कहा बाप मेरो है, पिताजी मेरो है, तो ने कहा दिक्कत आई तो बात कर। अनारकली फिर चालू कर, कोई दिक्कत ना, बाप तेरे होते। बात फिर चालू हुई। अनारकली की बातों को पता अकबर को लग गया। अकबर को अपनी बार गुस्सा इस बात के लिए आया कि दिल्ली का सुल्तान इतना बड़ा बादशाह हूं, पूरा हिंदुस्तान मेरी बात को मानता है और एक महलों में नाचने वाली महिला मेरी बात को नहीं मान रही। इस बात से दुखी हो गया था अकबर। जब अकबर दुखी हुआ तो अकबर ने क्या किया, इसका फंडामेंट दे दिया। एक कहानी चलती है ना, कहावत है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसको अपना लिया अकबर ने। ये आदमी आगरा जा रहा है घूमने के लिए, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मैं घूम आता हूँ अनारकली 10-15 दिन में आता हूँ। अकबर ने सोचा कि इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अकबर ने इसको बुलाया, लाहौर में एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया, जीते जी अनारकली को दीवार में चुनवाया। इसका चबूतरा मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है, ध्यान रखना, लाहौर में से चुनवाया था, अकबर ने चुनवाया था। ये आदमी लाहौर आगरा से घूमकर वापस आया। आगरा में पेठा वेठा प्रसिद्ध है, तुम नहीं खाया होगा। जो आदमी पेठा ले रहा है कौन के लिए, अनारकली के लिए। अनारकली के घर गए, अनारकली 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 हो तो बोले, अनारकली तो राम नाम सत्य है। पहुंच गई बेचारी, इसको बताया सैनिकों ने कि तुम्हारे पिताजी ने उसको दीवार में जिंदा चुनवा दिया। भाई साहब टूट गो, प्यार में तोड़ दियो, दुखी हो। पहले अंग्रेजी पीवो करो, देसी पाओ, सस्ती लेवल लगो, पहले कम पियो और ज्यादा पियो लगो। शराबी शासक घोषित इसी की याद में हुआ था, किताबें कहती है इस बात को। कहानी यह है कि आदमी पूरा बेवड़ा बन चुका था, पीने लग गया था। स्टोरी इसकी यहाँ है, टूट चुका था, अब नई खोज करने का है नहीं। इसके मन में एक बात आई थी कि पिताजी जिस दिन तू मरेगा सबसे पहले मैं उस दीवार को तोड़वाऊंगा जिस दिन तूने मेरी अनारकली को चुनवाया है। और इस जहांगीर ने अनारकली के आने के बाद जो शोक मनाया था, एक बात और कही थी, अगर मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद कहता। ये कथन जहांगीर के थे, किसके लिए, अनारकली के लिए। तो ये तो स्टोरी खत्म हो चुकी है। एक गानों वही जमाना को चले, तुमने सुन रहा हो, छोड़ छाड़ के सारी सलीम की गली, अनारकली जिसको चली। ये सलीम यही को नाम हो, ये चाचा को नाम सलीम है, दूसरा नाम जो अनारकली ये गाना में दम है। साहब देखो 1600 का अब तक चल रहे, बंदा में दम होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे देख करो, इंटरेस्ट आया तो बस देखता रहो। क्या कहानी है इसका, तो राम नाम सत्य,
सर थॉमस ने सोच लिया कि ये कमजोरी तो है ही, तो पहले खत्म होगी, किसी जमाने में तो हुआ करती थी। अब वर्तमान में कमजोरी कौन है? अब नूरजहां। अभी नूरजहां कौन है? ये फंडा के बीच में, इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये ईरान के आए हुए थे, इनके पिता का नाम, नूरजहां के पिता का नाम मैं आपको बता दूं, इनके पिता का नाम था गयास बेग। गयास बेग, नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था, इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ये शादीशुदा थी, रजिस्टर्ड प्लॉट था, शादीशुदा थी। इसके पति का नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग, 3 आदमी। इसके बारे में कहानी अलग अलग मिलती है, किताब अलग अलग बताती है, 2-3 प्रकार की, कई प्रकार की कहानियां हैं, मैं आपको बता देता हूं, जो अच्छे लगे वो रख लीजिए, इतिहास है ये। नूरजहां के बारे में बताया जाता है कि जब इनके पिताजी ईरान से आए थे तो इनको साथ लेकर आए थे, अकाल पड़ गया था, भारत की ओर आए थे, और दुनिया में जब सब दुख पावे जब हमारी ओर ही आए, पता ना काय दिखे हमने। बात ये कि ये भी वहां से दुखी होकर यहाँ आए। जब ये इधर आए तो इसके पिता ने सोचा इस बेटी को भूखी मर रही है, कहां से क्या खिलाया जाए, इसने रास्ते में फेंक दिया था, लेकिन माँ की ममता थी, इसको वापस उठा ली और लेकर आ गई। अकबर के दरबार में नौकरी करने लग गई, यहाँ रहने लग गई। एक कहानी तो ये कि अकबर के दरबार में रहते थे और जहांगीर की मुलाकात अकबर के दरबार में रहते हुए हुई थी। अकबर के दरबार में रहते हुए नूरजहां से मुलाकात हुई थी, इससे प्रेम करने लग गया था, इसके प्रेम का टूटा हुआ था, इससे प्रेम शुरू कर दिया था। एक स्टोरी ऐसी मिलती है कि दिल्ली में पहले एक बाजार लगता था और उस बाजार का नाम है मीना बाजार। मीना बाजार का मतलब जानते हो? मीना मार्केट। मीना मार्केट का मतलब ये नहीं मीना मार्केट ना है, चूड़ी मार्केट हो करे। दिल्ली में मुगल काल में मीना मार्केट लगता था। इस मीना मार्केट की किताबों में कहानियां हैं कि ये ऐसा सख्त नियम वाला था, यहाँ पुरुषों का जाना पूर्णतः निषेध था। विक्रेता भी स्त्रियां होंगी और क्रेता भी स्त्रियां होंगी, यहाँ कोई पुरुष नहीं जाएगा। अब जो आदमी जाएगा उसके लिए यहाँ सख्त कानून था, एक हाथ और एक पांव काट दियो जाएगा, इतना दंड तो कहीं ना मिलो, यहाँ मिलो। इस कहानी में बताया जाता है इस मीना मार्केट में जहांगीर टूटा हुआ था, शराब पीता था, पिता की मृत्यु के बाद शासक बना, इसने खोज की। कुछ किताबें ऐसे लिखती है कि ये मीना मार्केट में एक दिन घूमते हुए गया था और मीना मार्केट में इसको नूरजहां नाम की जो महिला थी ये काले वस्त्रों में वहां पर मिल जाती है। जहांगीर कैसे गया था? जब अनुमति थी नहीं तो क्यों गया था? ये शासक था, इसको पता था हाथ पैर काटने का आदेश तो ही देगा, तू महिला के वस्त्र धारण कर चल चल घूम यहाँ, कौन रोकेगा तेरा, कौन काटेगा? ये बात सोचने चला जाता है। इसको यहाँ ये महिला मिली, महिला को देखते ही ये अनारकली से भी सुंदर महिला थी, भाई साहब देखते ही मुग्ध हो गया था नूरजहां के ऊपर। और आयो आपात मीटिंग बुलाई दरबार में, सारा मंत्री इकट्ठा करे, कोई सुखी जो तो हिम्मत, मैं चूड़ी मार्केट गया, नियम मैंने बनाया, तोड़ा भी मैंने ये। बात ये मैंने काला कपड़ा में एक महिला देखी, खोज करो कौन है, खाकी खाई करे, पूरा रिज्यूम तैयार करो, शाम कुछ भी करो। राजा का आदेश था, मंत्री चले इसकी खोज में। एक किताब की कहानी बता रहा हूँ, दूसरी में, एक किताब में तो ये कि अकबर के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन दूसरी बता रहा हूँ, ये जब खोज करी मंत्री इसका रिज्यूम तैयार करके शाम को लाते, जहांगीर के पास लाकर रिज्यूम देते, जहांगीर कहता मिल गई, हाँ मिल गई, बताओ सुनाओ फरमान सुनाओ। साहब नाम नूरजहां, उनके पिता का नाम गयास बेगम, माता का नाम अस्मत बेगम है। जहांगीर कह रहा है बस, मंत्री बोला नहीं एक और है, शादीशुदा आदमी, धना है, ये धरानी है, आगे धनी है, धनी को नाम है अली कुली बेग। जहांगीर के शादीशुदा है। एक बार ठंडा हुआ, गुस्से में हुआ, चुप रहा 2 मिनट, अचानक बोला क्या नाम है पति का? अली कुली बेग, मरवा दो। फिल्म वाला सीन चलो। जहांगीर के इशारे पर नूरजहां के पति की हत्या की गई थी। जहांगीर ने चला के नूरजहां को पाने के लिए विधवा बनाया था, इसको मरवा दिया। जैसे ही मरवाया नूरजहां घर गया, भगवान ने नूरजहां तेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात का दुख है। नूरजहां ने सोची भगवान ऐसा राजा सब दुनिया को दे, कौन राजा कौन के घराने मरने के बाद शोक व्यक्त करने के लिए, हमारा राजा बहुत अच्छा, या कि लंबी उम्र हो, या तो पता ना है राजा राय कहीं से मरवाएंगे। कहानी ये है। अब स्टोरी ये है कि इतने जाने के बाद ये तो समझदार था, इसको ये तो पता था जहांगीर को कि भाई अगर मैं इसको अभी इस बात के लिए कहूंगा कि शादी करनी है, प्रेम करता हूं, दिक्कत आएगी। अब जिस महिला का पति मरेगा 10-15-20 दिन टेंशन में रहेगी। जहांगीर ने वही काम किया। 15-20 दिन बाद इसने प्लान किया कि रोजगार की इसको जरूरत है, पति मर गया, सहारा चाहिए, बेसहारा हो चुकी है बेचारी। यानी दिल्ली दरबार में जहांगीर ने क्या किया, काम की नौकरी की विज्ञप्ति निकाल दी, सफाई कर्मी की भर्ती आ रही है, तो सुन लो काम के बाद सफाई कर्मियों की भर्ती, पद 4444, इतना ही
4444 पदों की वैकेंसी सफाई करती थी, और जो ये वरीयता रखी गई थी, योग्यता जो थी वो थी केवल विधवा। ओनली विधवा फॉर्म लगा सके, कोई खर्चा ना, निःशुल्क आवेदन। जहांगीर को पता था फॉर्म लगाएगा, नूरजहां ने भी सोचा पति मर चुका है, सहारा चाहिए, इसने भी फॉर्म लगा दिया। ये लो, जैसे फॉर्म लगाया, फॉर्म लगाने के बाद यहाँ इसको, अब फॉर्म भरने के बाद चेक हो रहे हैं, फॉर्म चेक करने वाला जहांगीर, फॉर्म आते हैं, फोटो दिखते चेंज, हटा दिए सारे के सारे। जैसे ही नूरजहां की फोटो आई करेक्ट, सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, बिल्कुल कोई में फोटो सही नहीं आ रहा, कोई में कान ना दिख रहा, कोई में कैपिटल अक्षर में ना लिखो, मतलब मिस्टेक बहुत सारी निकाल दी। इसको काम पे लगा लिया, काम पे लगाने के बाद इसको कहा कि नूरजहां तो बेसहारा है, मैं चाहता हूँ तुझे सहारा दिया जाए, मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर ले। नूरजहां ने सोचा रहे भगवान इतना अच्छा राजा तो दुनिया में देखे ना, एक विधवा से शादी राजा करे, बहुत अच्छा आदमी, भगवान को जुग जुग जीजो। ये बात इसकी मन की मनसा निकली थी, इनसे प्रेम करने लग गया, शादी हो जाती है। वर्तमान में नूरजहां को आज के दिन जब तामसरो आ रहा है, आज के दिन नूरजहां को इतना प्रेम करता है कि नूरजहां जो कहेगी वो ही करेगा। सर टॉमस ने सोचा इसको खुश करना, टेंशन खत्म। सर टॉमस ने सोचा कि जहांगीर को नहीं मारना है, चोर को क्यों मारो, चोर की मां को मारो, इसको सुलटाओ पहले, वो आदमी आ जाएगा। ये ने प्लान बनाया कि जहांगीर को खुश नहीं करना, नूरजहां को करना। अब महिलाओं को खुश करने के लिए ये आदमी जानता था कि आभूषण और मिठाई चाहिए। इंग्लैंड में बढ़िया बढ़िया आभूषण बना, वहां से आभूषण लिए, ऐसी ऐसी मिठाई जो भारत में ही ना है। आज तो बाबा ठाकुरदास भी चल रहे, पहले ना हुई, अब तो बहुत सारे ठाकुरदास आ गए, आभूषण मिठाई लेकर के आ जाता है। आते ही नूरजहां से मुलाकात करेगा। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नूरजहां से इसकी मुलाकात करवाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अनुमति मिलेगी 10 जनवरी 1616 को, मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना ना भूलें।